दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में क्या नई सौगात आपको मिलेगी जिससे बदलेगी देश की तस्वीर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभु श्री राम की, उनकी अयोध्या नगरी की, जो आजकल दुल्हन की तरह सज रही है, संवर रही है। क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इसका पूरा देश सालों से इंतजार भी कर रहा था और अब वो घड़ी बस आने ही वाली है। नए साल में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने की तैयारियां हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश के तमाम बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना होगी और पूरा देश एकजुट हो जाएगा। आइए देखते हैं तैयारियों की एक झलक। नए साल में राम भक्तों को जिस एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है वो है अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का, जिसका समय तय हो चुका है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त में ये कार्यक्रम होगा। इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 22 जनवरी के दिन भगवान राम अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के नामचीन लोग शामिल होंगे। इस खास दिन के लिए ट्रस्ट की ओर से दिन रात काम किया जा रहा है। भगवान राम की मूर्ति से लेकर तमाम तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं। देश विदेश में रहने वाला हर राम भक्त इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या के अन्य मठों और मंदिरों के साधुओं का कहना है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले साधुओं और राम भक्तों के रहने और खाने के लिए अपने मंदिरों में पूरी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा ट्रस्ट की तरफ से हर राम भक्त को लगभग 1 महीने तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नए साल में देश में लोकसभा इलेक्शन भी होंगे। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी हैं। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। बड़ी से लेकर छोटी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाना भी शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। नए साल में देश में 18वीं लोकसभा सदस्यों के चयन के लिए लोकसभा इलेक्शन होंगे। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी है। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लगातार बैठकों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित बीजेपी लोकसभा इलेक्शन 2024 में भी विजय का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां भी पूरी कमर कस चुकी हैं। भाजपा पहले से ही अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिलने के बाद जमीनी स्तर पर भी काम तेज हो गया। माना यह जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है।
पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस तरह के संकेत मिले थे कि पार्टी आचार संहिता से पहले ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। इस सूची में राज्य के प्रमुख चेहरों के नामों का ऐलान किया जा सकता है, ताकि चुनाव से पहले ही माहौल बनाया जा सके। इसके साथ ही सूची में जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की ये तैयारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इस दौरान पूरे देश का माहौल राममय करने की तैयारी है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार होगा। उसी वातावरण में पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक देगी। इसीलिए जनवरी तक सभी जिलों में चुनाव दफ्तर की जगह और प्रभारियों को तैनात कर दिया जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी, मोदी का जादू लोकसभा चुनाव में भी कायम रहेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के खंडवा की ओमकारेश्वर बांध परियोजना में बन रहा है दुनिया का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर सागर बांध के अथाह पानी की सतह पर ये सोलर पावर प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो अब बिजली पैदा करने के लिए तैयार है। जानिए प्रोजेक्ट की खासियत और तैयारी। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बन रहा है। एमपी को पावर हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। खंडवा जिले में सोलर फ्लोटिंग प्लांट करीब 600 मेगावाट बिजली बनाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पावर प्लांट होगा। ये प्रोजेक्ट करीब 12.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। अगर इस प्लांट को जमीन पर लगाया जाए तो ये करीब 1400 एकड़ जमीन पर लगेगा, लेकिन डैम में लगाने के कारण इतनी सारी भूमि की बचत होगी। इस पावर प्लांट के बन जाने से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। ये ओमकारेश्वर के जलाशय में बनाया जा रहा है। इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे बनने वाली बिजली को आसपास के इलाकों में पहुँचाया जाएगा। इस प्लांट को ओमकारेश्वर के बैक वाटर में लगाया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। इसका निर्माण 2 फेज में होना है। पहले फेज का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कुल 3 साइट्स पर काम चल रहा है। इसमें ग्राउंड वर्क का काम करीब 60% तक पूरा हो चुका है। इसको बनाने में विश्व की बेहतरीन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पावर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर लोग देख सकेंगे कि कैसे हाइड्रिक, थर्मल पावर और सोलर पावर प्रोजेक्ट काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2024 की शुरुआत में ग्वालियर की जनता को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए हवाई सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं, जिससे हवाई सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। कुछ और विमान सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है और ये शुभ काम शुरू होगा 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति से। नए साल में ग्वालियर को कुछ और हवाई सेवाओं की सौगात मिलने जा रही है। जी हां, ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए हवाई सुविधाएं बढ़ने जा रही हैं। इसके बाद यहां से और ज्यादा उड़ानें भरी जा सकेंगी। इसका उद्घाटन 2024 में लोकसभा चुनावों के पहले होने की संभावना है। ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का निर्माण कार्य अब लगभग अंतिम चरण की ओर है। लगभग 500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस एयर टर्मिनल में ग्वालियर के हेरिटेज को समावेशित किया जा रहा है। सिंधिया ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि ग्वालियर में निरंतर बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के सहयोग से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई वर्ष में अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी। सिंधिया ने लिखा कि 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू होने वाली इन उड़ानों से यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही ग्वालियर का दिल्ली और बेंगलुरु से जुड़ाव और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी लिखा, सभी क्षेत्रवासियों को इस सौगात हेतु हार्दिक बधाई।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद उन्होंने ग्वालियर में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं शुरू कराई हैं। करोड़ों की लागत से बने टर्मिनल में कार्गो सेंटर भी होगा और एयरपोर्ट भी काफी बड़ा हो जाएगा। नवनिर्मित टर्मिनल भवन एक साल में 1.5 मिलियन यात्रियों को सेवा देने की क्षमता रखेगा। वर्तमान में जहां हवाई अड्डे पर सिर्फ 3 विमानों को पार्क करने की जगह है, वहीं नए टर्मिनल भवन में पूरे 13 विमानों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। आज से 37 वर्ष पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने ही ग्वालियर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसरो ने नए साल के पहले ही दिन इतिहास रच दिया। नए साल का आगाज इसरो के एक्सपोसेट मिशन से हुआ, जिसकी श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग हुई। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला भारत दूसरा देश बनेगा। लेकिन साल 2023 में इसरो के लिए कामयाबी भरा साल रहा। आइए देखते हैं। चांद की सतह पर उतरता हुआ चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए ये कुछ मिनट बिल्कुल कयामत जैसे थे। आखिर इसके लिए उन्होंने सालों साल काम किया था। लेकिन इस समय जब वे चांद की सतह की ओर बढ़ते विक्रम लैंडर की लाइव फीड देख रहे थे, वे कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड में था। ये अपने लिए खुद फैसले कर रहा था और फिर टच डाउन। लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the secretary. Yes. And this success today is not directly participated in this the entire nation loves us, ISRO, for the accomplishment, and with the support of the nation only we can progress. And I am very grateful for all your love and affection and your prayers for making us succeed. I think it says so much about belief in our own system and our own people, and that is something that we need to celebrate. भारत अब दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिसने चांद की सतह पर रोवर उतारा है, और पहला देश जो चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब रोवर उतारने में कामयाब हुआ हो। ये देश के लिए खट्टा मीठा अनुभव था। कुछ ही साल पहले चंद्रयान 2 चांद की सतह पर उतरने के ठीक पहले सतह से टकराकर नष्ट हो गया था। लेकिन इसरो का जज्बा इस चोट से कहीं ज्यादा गहरा निकला। Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. चंद्रयान 3 एक अविश्वसनीय जीत रहा। चांद की सतह पर उतरने के कुछ घंटे बाद ही विक्रम लैंडर ने एक रैंप खोला ताकि छोटा सा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल सके। Tell us a little bit about the Pragyan rover. The fact that it was able to semi-autonomously avoid areas that you wanted it to avoid. There was also a lot of data it generated. What is some of the science that you got out of Pragyan and Vikram? So the rover, as you told, it is a semi-autonomous way of operation, because a rover is not directly communicating with Earth. It is always communicating via lander, because it is very tiny, which is 26 kg of mass with small size, but it is inbuilt with all the functions. We have two scientific instruments. One is alpha particle X-ray spectrometer. The next instrument is laser-based induced spectroscopy. These both instruments will measure the major and minor rock-forming elements, like various elements like calcium, iron, titanium, and it has detected various elements also like sulfur and all. The other one is basically operates in the laser wavelength, 1550 nanometer wavelength, which is again a spectroscopic kind of an experiment that also measures the various rock-forming elements. This will confirm the actual surface experiments. चंद्रयान अभियान इंजीनियरिंग की एक जीत थी,
लेकिन इसका एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू भी था। विक्रम और प्रज्ञान दोनों के पास ऐसे विशिष्ट उपकरण थे जिनसे वे चांद की सतह की। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।